गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बात स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था 24 नंबर, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल की स्लाइड ही है, ये 2 स्लाइड मैंने बचा के रखी हुई है। इसके आगे का काम कल कल छूट गया था, वही आगे बढ़ाऊंगा। तो बीट स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग रिंग जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा था। एक रिंग है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जिसमें एक बीड है जो कि इसमें स्लिप होने के लिए फ्री है। तो मान लीजिए किसी एंगल थीटा पर, म्यूट कर लें अपने आप को सभी लोग। तो एक मिनट पहले मैं चैट की सेटिंग बदल दूं। यस सर। ओके, तो रिंग पर एक पार्टिकल है या बीड कह लें जो कि इस पर स्लिप होने के लिए फ्री है और बीड रोटेट भी कर रही है। तो इसके अंदर 2 तरीके की मोशन है, एक तो इस तरीके की मोशन जो कि बीड की वजह से, और एक स्लिप हो रही है इस पर चढ़ने की वजह से मोशन। तो एक वेलोसिटी तो आर थीटा डॉट इस पर चढ़ने की वजह से, और एक वेलोसिटी इसके रोटेशन की वजह से। तो रोटेशन की वजह से जो रेडियस है वो आर साइन थीटा है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसलिए आर साइन थीटा ओमेगा जो कि इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, या फिर कह सकते हैं इस पाथ की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। एंड जो चढ़ रही है उसकी वजह से इसके अंदर आर थीटा डॉट टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी अलोंग दी टेंजेंट टू द रिंग। तो वो दोनों वेलोसिटी चूंकि परपेंडिकुलर है, तो नेट वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। वो हमने यहाँ लगा दी थी, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी, ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गई थी। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस लेवल कितनी नीचे पर है, आर कॉस थीटा। तो ये लिख दिया माइनस एम जी आर कॉस थीटा। लैग्रांजियन लिख लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा के लिए निकाल ली, और इसको सेटलमेंट करा था याद हो, तो इस तरीके से आ गई। ठीक है, कल की स्लाइड ही है, आपके में लिखा हुआ होगा, तो इसलिए उसको दोबारा देखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। स्टेबिलिटी एनालिसिस की बात करें अगर हम, इसमें हम ये पता करें कि कितने पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए कंडीशन डाली कि फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, जो भी होगा फिक्स होगा। फिक्स होगा तो थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट 0 हो जाए। थीटा डबल डॉट अगर मैं 0 रख दूं और थीटा की जगह थीटा नॉट रख दूं, तो मेरे पास जो थीटा नॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा जल्दबाजी में एक चीज रह गई थी, वो नॉट लिख देता हूँ यहाँ पर। थीटा की जगह यहाँ थीटा नॉट आप लोग अपने कॉपी में सही कर लेना, और थीटा डबल डॉट की जगह पे 0। तो थीटा नॉट के जो रूट आएंगे वो एक आएगा साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, जिससे आएगा 0 और पाई, और भी होंगे लेकिन वो इन्हीं में ही कोइंसाइड कर रहे होंगे। ये बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉटम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्टिकल जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक इससे आएगा रूट, वो आएगा कॉस इनवर्स जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 0, पाई और कॉस इनवर्स जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। बट जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जिस्ट करे, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर भी 2 केस हो सकते हैं, यहाँ पर भी 2 केस हो सकते हैं। तो मैं पहले तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर 2 केस एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पहला केस, तो यहाँ से नया चालू कर रहा हूँ मैं, अब आप लोग अपनी कॉपी पे लिखते भी रहेंगे। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट ये कि अगर जी बाई आर, या ओमेगा लिख दे रहा हूँ, ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। इफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू जी बाई आर, इक्वल टू तो नहीं लिखते, लेस देन ही लिख देते, क्योंकि इक्वल टू पे बात नहीं बन पाएगी। खैर अभी दिखाएंगे आपको इस बात की बात भी। अगर ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर से क्या हो, कम हो, तो उस सिचुएशन में इन दिस केस कॉस इनवर्स जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर, ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जी बाई आर जो है वो ये बेसिकली बड़ा हो गया और ओमेगा स्क्वायर छोटा हो गया। जी बाई आर बड़ा है, ओमेगा स्क्वायर छोटा है, तो ये एक से बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, और कॉस इनवर्स एक से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज ओनली 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन एग्जिस्ट, दैट इज ओनली 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आर पॉसिबल। और वो कौन कौन से होंगे? दोज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 एंड पाई। नाउ 0 और पाई पर हमें चेक करना होगा कि इन 0 और पाई पर, अब ये तो पता चल गया इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 और पाई हो। अब यहाँ पर इसके सब केसेस करा देता हूँ। पहले हम चेक करते हैं 0 पर कि वेदर इट इज स्टेबल और इनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको परटर्ब करके देखेंगे। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 पर देख रहा हूँ मैं, थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 पर पहले चेक करते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं है। तो तरीका क्या होगा, वही पुराना वाला, थीटा को क्या रखेंगे,
थीटा को हम लोग रख देंगे थीटा नॉट प्लस सम एंगल, एंगल को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। थीटा नॉट की वैल्यू इस केस में 0 है, 0 प्लस डेल्टा मतलब डेल्टा होगा। तो अगर थीटा तो कितना आएगा, डेल्टा डबल डॉट। तो थीटा की जगह पे डेल्टा रख दो और थीटा डबल डॉट की जगह पे डेल्टा डबल डॉट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वेशन 1, आई थिंक इसका नाम हम लोगों ने इक्वेशन 1 ही रखा था। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1, थीटा डबल डॉट की जगह पे डेल्टा डबल डॉट और थीटा की जगह पे डेल्टा। तो डेल्टा डबल डॉट माइनस प्लस जी बाई आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा साइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। मैंने थीटा की जगह पे डेल्टा रख दिया है सब जगह, दिख रहा है सब लोगों को। अब आप मुझे बता सकते हैं इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, मैंने स्मॉल डेल्टा चेंज किया है हियर, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, a small perturbation is applied, so cos delta is how much, cos delta कितना होगा in that situation, बोलो। 1 minus delta square by 2। नहीं बेटा 1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका कोई फंक्शनल बिहेवियर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन डेल्टा है ना। या तो ऐसा करने से ये पूरा कांस्टेंट बन जाता, तब तो हम करते हैं ऐसा। और साइन डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा है ना जिम्मेदारी लेने के लिए। क्या आप बता सकते हैं ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, किस तरीके की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सच में देख के बताएं आप लोग। ओमेगा जो है वो छोटा है अंडर रूट जी बाई आर से, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हुई ना, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हुई। इसका मतलब ये किसकी तरह है, डेल्टा डबल डॉट प्लस ओमेगा 1 मान ले रहा हूँ इसको मैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 एंगल पर, मतलब बॉटम पे अगर कोई पार्टिकल है, रिंग रोटेट कर रही है और आपने उसको डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब होने के बाद क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा उसका डिस्टर्बेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट क्या हुआ इस केस में, स्टेबल हुआ, है ना। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। पिछली साइड दे रहे हैं, कुछ रह गया हो तो। और इसके अबाउट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर स्टेबल है तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, अंडर रूट जी बाई आर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड फ्रीक्वेंसी अबाउट with frequency of, या frequency about theta naught is equal to 0 is delta 1 is equal to under root g by r minus omega square। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, कुछ समराइज करूंगा तो और समझ में आएगा। दूसरा चेक करते हैं, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा, दूसरा पॉइंट है फॉर थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई। इस पर चेक करते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं है, जरा कोशिश करें आप लोग। मतलब मैं थीटा को क्या रख दूंगा, थीटा नॉट प्लस डेल्टा, बट यहाँ पे थीटा नॉट पाई है, पाई प्लस डेल्टा, और ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ, डेल्टा इज वेरी स्मॉल। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, थीटा डबल डॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा डबल डॉट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, डेल्टा डबल डॉट प्लस जी बाई आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ पाई प्लस डेल्टा इंटू साइन पाई प्लस डेल्टा। कोई बताएगा साइन पाई प्लस डेल्टा क्या होता है, कॉस पाई प्लस डेल्टा क्या होता है, हाँ कॉस पाई प्लस डेल्टा क्या होगा, माइनस कॉस होगा, कॉस डेल्टा है ना, और कॉस डेल्टा को 1 रख लूं, और यहाँ से कितना आएगा, साइन पाई प्लस डेल्टा कितना होता है, माइनस साइन डेल्टा, माइनस साइन डेल्टा, और साइन डेल्टा को मैं डेल्टा लिख लूं। क्या इस बात से सहमत है, नहीं। Now from here you can conclude that this motion is oscillatory or not, ये कैसी है, ऑसिलेटरी है कि नहीं है, नॉट ऑसिलेटरी सर, नॉट एसएचएम। और एसएचएम नहीं है तो फिर क्या है,
theta is equal to theta naught is equal to pi is not a stable point. It is an unstable equilibrium. That is theta is equal to theta naught is equal to pi is an unstable equilibrium point. तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. इसका मतलब ये हुआ, कम शब्दों में कहें तो पिक्चराइज कर दे रहे हैं. ये बीड रोटेट कर रही, रिंग रोटेट कर रही है. यहाँ पर दो हुए पॉइंट कौन कौन से, एक तो इस पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ मैं और एक इस पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ. ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट हुए, लेकिन ये वाला पॉइंट स्टेबल है, अभी चेक हुआ, और ये अनस्टेबल है. और स्टेबल अगर है तो इसके अबाउट जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी, अंडर रूट जी बाई आर माइनस ओमेगा स्क्वायर. उसके ऊपर वाले का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी. क्या यहाँ तक क्लियर है बात? पीछे वाली स्लाइड देख लें. लेकिन ये कंडीशन है भाई, हर बार नहीं है. ये कौन सी कंडीशन चल रही है? ओमेगा लेस देन जी बाय आर. ओमेगा लेस देन जी बाई आर, मतलब रोटेशन हो रहा है, मानते हैं, लेकिन ओमेगा इस केस में कितना है? ओमेगा इस केस में मैं यही लिख रहा हूँ छोटा सा कहीं पे, मतलब कम फ्रीक्वेंसी से, कितनी फ्रीक्वेंसी से? अंडर रूट जी बाई आर फ्रीक्वेंसी से, कम फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा है. उस केस में केवल दो इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे, बॉटम वाला स्टेबल होगा और टॉप मोस्ट वाला अनस्टेबल होगा. क्लियर है यहाँ तक? देख लें आप लोग, कोई कमी लग रही हो तो बता दें. किसी का एक मैसेज आया हुआ है अभी. एक शिक्षक ने पूछा कला और विज्ञान में क्या अंतर है. इस शिष्य ने कहा कोरोना की मेडिसिन नहीं है और रिसर्च चल रही है विज्ञान, और कोरोना की मेडिसिन नहीं है पर लाखों रुपए में इलाज चल रहा है, ये कला. क्या आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई? हर बार एक ही काम कर रहा हूँ मैं, जिस भी पॉइंट को मैं चेक कर रहा हूँ कि वो इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, उसमें मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ दे रहा हूँ, और उस वेरिएशन को बेसिकली आप उसमें चेंज हो रहा है, उस चेंज के करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के देखते हैं, वेदर इट इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट. अगर सिंपल हार्मोनिक है तो स्टेबल, और नहीं है तो अनस्टेबल. क्लियर है? चलिए, अभी तो हुआ ये केस. अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं. ये केस 1 था, अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं. तो केस 2 की बात करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं उनका. केस सेकंड, और इस बार मैं कहता हूं इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई आर. अगर ओमेगा जी बाई आर से बड़ा होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ओमेगा लेस देन जी बाई आर पे करवाया, ओमेगा ग्रेटर देन जी बाई आर होगा, तो कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे? तीनों. देन देयर आर 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. कौन कौन से? पूरे ही होंगे, जीरो भी होगा, पाई भी होगा, और कॉस इनवर्स अंडर रूट जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर भी होगा. अब यहाँ 3 सब केसेस बनाने पड़ेंगे. पहला चेक करते हैं भाई, फॉर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0. क्या मुझे आप बता सकते हैं आगे का काम मैं क्या करूं? थीटा की जगह क्या लगा दूं? थीटा नॉट प्लस डेल्टा, मतलब 0 प्लस डेल्टा मतलब डेल्टा. और अब मैं आगे का काम आपसे खुद करवाऊंगा. मुझे बता दो इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? सारे अप्रोक्सीमेशन के बाद बताना बेटा, सारे अप्रोक्सीमेशन के बाद बताना. आप अपनी कॉपी में पीछे देख भी सकते हैं भाई. डेल्टा डबल डॉट आ जाएगा, इसमें चुप रहने वाली कोई बात ही नहीं है. फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और डेल्टा आ जाएगा. सेम तो क्या ये भाई इसमें कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, पुराना वाला ही आ जाएगा, इक्वेशन पुरानी वाली आ जाएगी. लेकिन पुरानी इक्वेशन आने से आप बता सकते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है? नहीं है सर. ओमेगा ग्रेटर होगा तो नेगेटिव नहीं है. इसका मतलब दैट इज नॉट स्टेबल भी नहीं है. इज नॉट स्टेबल, इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है? नॉइस है, मेरी तरफ से नॉइस आ रही है? नहीं तो जो थोड़ी बहुत तो होगी नॉइस, क्योंकि एकदम
कुछ कुत्ते बाहर बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप लोगों को आवाज आ रही है। लेकिन आपने एक चीज देखी कि थीटा इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था पहले स्टेबल था और अब अनस्टेबल हो चुका है ना। दूसरा चेक करें, दूसरा चेक करें, तो खुद ही चेक करें आप लोग, मेरे को मत देखें। फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई, इस पर करें भाई, अपने आप करके मुझे बताएं, मैं कुछ करूंगा नहीं। क्या आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन? मुझे लगता है जो पहले आई थी वही आएगी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? यस सर। इसमें फर्क थोड़ी पड़ेगा, जो पहले आई थी इक्वेशन वही आएगी। देख लो आप लोग, कोई कैलकुलेशन में कोई थोड़ी मिस्टेक है। क्या आप बता सकते हो ये स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल। एसएचएम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई इज आल्सो एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब दोनों अनस्टेबल हो गए ऊपर नीचे वाले। अब रहा तीसरा, ये मैं आप लोगों के ऊपर अभी छोड़ रहा हूं कि ये करके दिखाओ मुझे। ये वैल्यू है अगर, तो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान नहीं हो ना, आपसे जो कह रहा हूं वो कर देना बस। थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस डेल्टा लगा दो, बता सकते हो यहाँ से थीटा डबल डॉट कितना आएगा? डेल्टा डबल डॉट। भाई थीटा नॉट की वैल्यू डाल के कोई बहुत बड़ा काम तो कर ही लोगे, वो अभी थीटा नॉट ही रहने दो। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी इस केस में, करके देखो। करके देखो आप लोग। करके देखोगे तो बहुत तसल्ली मिलेगी, इसलिए करवा रहा हूं। कुछ आया? एक मिनट और। क्या आया बेटा? सर डेल्टा डबल डॉट इक्वल टू 0 यस सर, डेल्टा डबल डॉट इक्वल टू 0 है। हाँ सर। 0 आ गया? कौन सा फार्मूला लगाया? कोई एक बच्चा मुझे बताना, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई? बोलो। यहाँ क्या लिखूं? अरे बेटा यहाँ क्या लिखूं? दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? हाँ सर। cos इनवर्स g by r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पे ब्रैकेट में cos इनवर्स cos इनवर्स g by r। लगाओ ना, थीटा नॉट ही लिखा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हाँ सर। इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख के अच्छा भी नहीं लगेगा आप लोगों को? ये सही है? हाँ सर। यस। इसके आगे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो जो आप लोगों ने क्या दिया? थीटा डबल डॉट और कुछ लोगों ने फ्री पार्टिकल लिख दिया। हाँ, सीधी वैल्यू पुट। अरे cos a प्लस b का फार्मूला पता है? यस सर, फाइनल है। sin a प्लस b का फार्मूला पता है? लगाओ ना, मैं बता देता हूँ अगर आप लोगों को याद ना हो तो। ये cos a प्लस b का है और sin a प्लस b का यही तो होता है। हाँ सर। लगाओ, अप्रोक्सीमेट करो। चलो मैं लगा देता हूँ।
यही तो होगा। यही तो होगा। अब कॉस डेल्टा नॉट जहां जाए वहां लगा दो, क्योंकि बाकी तो लगा के कोई बहुत बड़ा फायदा तो होगा नहीं। अच्छा ये बताओ कॉस डेल्टा नॉट कितना होगा? जी बाई आर में आर ओमेगा स्क्वायर। कुछ लोग 1 बता रहे हैं, कैसे 1 बता रहे हो भाई? उस डेल्टा की वैल्यू भाई आर हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा। अरे थीटा नॉट की वैल्यू 0 नहीं है बेटा इस बार। थीटा नॉट की नॉन जीरो नॉन ऐसे साइन। कोस डेल की बताई थी 1। अच्छा कॉस डेल्टा की जगह पे आपने 1 लगा दो, ठीक है, और साइन डेल्टा की जगह पे डेल्टा लगा दो। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बिगाड़ो मत। साइन थीटा नॉट पे साइन थीटा नॉट ही रहने दो। कॉस डेल्टा की जगह 1 लगा दो, साइन डेल्टा की जगह डेल्टा लगा दो। लगा दिया? कुछ कटा? अरे कुछ कट गया? जी बार जी भाई आर, जी भाई आर कट गया, सही है बिल्कुल बात। अब बाकी की मल्टीप्लाई कर लो। अब डेल्टा स्क्वायर जहां पे आए वो टर्म छोड़ दो, इसे निगलेक्ट कर दो इस वाली टर्म को। तो बताएगा क्या आया? del double dot del double dot plus plus del sin square साइन ओमेगा स्क्वायर भी होगा। ओमेगा स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल्स 0। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिसका भी आया है तो सही आया। ये देख लो, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो देख लेंगे, आगे कैलकुलेशन ये सामने आपके है। यही आ रहा है? यस सर। हाँ सर यही आ रहा है। एसएचएम है कि नहीं है? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन हो रही है कि यस नहीं? सर। हाँ सर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना? और उसके बाद जो स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? ओमेगा साइन थीटा नॉट, वेयर थीटा नॉट इज कॉस इनवर्स अंडर रूट जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़ जाऊं? नहीं सर, एक मिनट। सर लास्ट स्लाइड ओके सर हेलो सर। हाँ बेटा। सर जो ये लास्ट वाली टर्म है यहाँ पर जो cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आएगा उसको हमने नेगलेक्ट किया है क्या, क्योंकि डेल्टा हमारा बहुत स्मॉल है। डेल्टा बहुत स्मॉल है, डेल्टा स्क्वायर टर्म कर दीजिए। यस सर, तो सर ये नेगलेक्ट किया है ना हमने, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर आ गया यहाँ पे। हाँ डेल्टा स्क्वायर को नेगलेक्ट किया। ओके सर। समरी कर ले, समराइज कर लेते हैं। ये केस 1 और केस 2 की समरी आपके सामने देख सकते हो। केस 1 जहां पर ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर से कम है वहां पर 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसमें ऊपर वाला अनस्टेबल और नीचे वाला स्टेबल है। या तो दोनों में इक्वल टू लगा दो या फिर दोनों से इक्वल टू हटा दो, क्योंकि अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर पे कहोगे तो कॉस इनवर्स 1 होगा। कॉस इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 ठीक है 0 जीरो को ही। तो यहाँ पे एक थोड़ा सुधार कर देता हूँ मैं, ये इक्वल टू नहीं है। तो ऐसा है ना, पिछले वाले में आप लोग यहाँ लेस देन केस 1 में लेस देन इक्वल टू लिख लो।
क्योंकि इक्वल टू पर वो रूट 3 ना होके 2 ही हो रह जाएंगे, बात एक ही हो जाएगी, 0 1 मतलब 0 पर ही आ जाएगा वो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? cos इनवर्स g बाई आर ओमेगा स्क्वायर है ना, जब बराबर होगा तो ये 1 आएगा, और cos इनवर्स 1 कितना होता है? 0। तो 0 वाला तो ये पहले से ही मार्क कर रखा है मैंने। ये फिगर बना लें आप लोग, याददाश्त के लिए अच्छा रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन। कोई ये पूछ सकता है ओमेगा लेस देन अंडर रूट जी बाई आर है, बताइए कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे? आंसर होगा 2। कोई ये पूछ सकता है कि अगर ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर से बड़ा है तो कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे? आपका आंसर होगा 3। कोई ये पूछ सकता है अंडर रूट जी बाई आर से अगर ओमेगा कम है तो कितने स्टेबल पॉइंट होंगे? तो आपका आंसर होगा 1। कोई ये पूछ सकता है ओमेगा जब अंडर रूट जी बाई आर से बड़ा होगा तो कितने स्टेबल पॉइंट होंगे? तो आपका आंसर होगा 1। लेकिन कोई पूछ ले कितने अनस्टेबल पॉइंट होंगे, तो आंसर होगा 2। नहीं समझ रहे हो? छोटी छोटी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि 0 स्टेबल होगा कि नहीं होगा, या फिर अगर स्टेबल होगा तो उसके अबाउट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी स्मॉल ऑसिलेशन की, और अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू cos इनवर्स g बाई आर ओमेगा स्क्वायर है तो उसके अबाउट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपकी एक स्क्रीन में मिल जाएगा, और ये मेरे हिसाब से आप लोग याद रखें। जस्ट रिमेंबर दीस पॉइंट्स। बना लिया आप लोगों ने? फिर बना रहे हैं। बना लो बना लो। चले भैया आगे, यस सर। सर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये सब आज के लिए बचा के रखे थे, समझ लो आप। स्फेरिकल पेंडुलम, और इसी में हम आपको कोनिकल पेंडुलम भी बताएंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल पेंडुलम किसे कहते हैं? अगर किसी स्फीयर की इनर सरफेस पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए स्फीयर है, इसकी इनर सरफेस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, फ्री है, तो बता सकते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 1 1। सोच के बोल बेटा। 2 होगी सर। कैसे बताओ सबको कैसे? r और थीटा होगी सर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे। थीटा और फाई होगी, ऐसे बोलो ना। सर आर तो कांस्टेंट आर तो फिक्स हो गई ना। जी सर सॉरी। थीटा और फाई 2 कोऑर्डिनेट, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप लोग अर्थ पर घूमते हो, आप लोग क्या, मैं भी घूमता हूँ, तो 2 ही कोऑर्डिनेट तो बताने पड़ते हैं, एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, थीटा और फाई। नहीं नहीं, हाँ सर। तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई इसकी? 2। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हुए? थीटा और फाई। चलने देते हैं, अपने क्या करना है। आप लेकिन थीटा थोड़ा सा बदल के मानेंगे हम लोग। ये मैंने जेड एक्सिस को थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड कर दिया। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड है। लेकिन जो पार्टिकल के लिए जो थीटा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, नीचे से कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको लिखना है लैग्रांजियन को, तो आपको क्या बदलाव करना पड़ेगा भाई? जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल होता है? वही थीटा लेते थे जेड एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा ले लेते हैं, और क्या। नहीं समझे मेरी बात को? तो मान लीजिए रेडियस कितनी है, आर है या फिर एल मान ले रहा हूँ, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल में ग्राउंड पे मान ले रहा हूँ, मतलब एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, पार्टिकल का मास m है। आप मुझे बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी, तो क्या आप लोग बता सकते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसका प्रोजेक्शन जो है जेड एक्सिस के साथ में कितना बना रहा होगा, ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए प्रोजेक्शन आ रहा होगा ये वाला, कोई और कलर से पेन से दिखा दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्शन आ रहा होगा, ये एक्स वाई प्लेन में इसकी छाया यहाँ पड़ रही है, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, फाई, समझ रहे हैं? और ये हो गया आर, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई माइनस फाई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल पाई माइनस थीटा फाई, यही तो हो गए। अरे आर थीटा फाई जो होंगे वो एल पाई माइनस थीटा फाई हो जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी बता दो, आपको याद भी कराई थी मैंने स्फेरिकल में, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, आर डॉट स्क्वायर मतलब एल डॉट स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट की जगह पाई माइनस थीटा लगाओ, थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा लगाओ, कितना आएगा? पाई माइनस थीटा का डॉट करो, कितना आएगा? माइनस थीटा डॉट आएगा, और उसका स्क्वायर करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस आगे क्या होता है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं पड़ेगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, या माइनस का भी होगा तो स्क्वायर हो रहा है तो प्लस ही हो जाएगा, और फाई डॉट स्क्वायर, यही तो होता था। पोटेंशियल एनर्जी बता दो जीरो लेवल के रेफरेंस पे कितनी होगी? माइनस एम जी एल कॉस थीटा, यही तो होगा। यही तो होगा। थीटा की जगह में आस्था कुछ कहना चाहती है? आस्था, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हाँ बेटा, और कोई कुछ कहना चाहता है? शायद आप लोग थीटा और फाई में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बता सकते हो मुझे ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? तो कोई मुझे ये बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला जो ब्लू कलर का मैंने बनाई है? 90 होगा। 90 होगा, वेरी गुड। क्योंकि ये प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, और ये एक्स वाई प्लेन के वर्टिकल है, 90 है ना? तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा, अगर मैं इसको खींच दूं तो 90 होगा ना? 90 तो ये वाला एल कॉस थीटा होगा, एल साइन थीटा, ये वाला एल कॉस थीटा, तो यही तो डेप्थ होगी इसकी। 3 डायमेंशनल पिक्चर है, थोड़ा समझ के चलना। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार और दिखाता हूँ। अरे ये ऐसे समझ लो, ये तो प्लेन है, अब पार्टिकल इसमें नीचे है कहीं पे, इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पे जो आ रहा है वो ये जगह है, और ये जो इससे मिला के लाइन है ये फाई एंगल बना रहा है, तो इससे थोड़ी डेप्थ निकल आएगी। जो ये वर्टिकल एक्सिस है वो कितना एंगल बना रही है? ये थीटा बना रही है। तो अगर आप इसमें पैरेललोग्राम भी फिट करोगे तो ये 90 डिग्री ये आएगा, ये भी 90 डिग्री है। तो एल के कंपोनेंट करूंगा तो ये एल कॉस थीटा आएगा और ये एल साइन थीटा आएगा। तो एल कॉस थीटा ही तो डेप्थ है प्लेन से नीचे। नहीं समझ में आ रही है? ओके सर। अब मैं इसमें खिचपिच करूंगा तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से बना दिया, मिटा लिया हूं। क्लियर है यहाँ तक? काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है। अब देर किस बात की, आप लोग चालू हो जाओ। अब आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, बस चालू हो जाओ। लैग्रांजियन है ये। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा बताओगे कितनी होगी? या चलो फॉर फाई पहले बता दो, फाई के लिए बता दो कितनी होगी? एम एल स्क्वायर दिख रही है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है, फाई डॉट आएगा ये भी दिख रहा है, बाहर आएगा डी ओवर डी टी, और डेल एल ओवर डेल फाई है नहीं, तो इससे क्या निकल के आएगा? एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, so it is J। ठीक है,
ये कांस्टेंट है और ml स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा फाई डॉट को कुछ बना लेते हैं, j अपॉन ml स्क्वायर, इसको एक नया कांस्टेंट s मान लेना। नहीं समझ में आई? कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए। क्लियर है यहां तक? नहीं? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा निकालो जरा फटाफट, कितनी आएगी? ml square theta double dot minus ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस ml square sin theta cos theta ml स्क्वायर sin theta cos theta पाई डॉट स्क्वायर sin थीटा cos थीटा plus mgl sin theta प्लस mgl sin थीटा equal to 0. इज इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक? हाँ बेटा, कुछ किसी को पीछे की बात नहीं समझ में आई? मैंने केवल लैग्रेंज ही लिखा है अभी तक, और इक्वेशन ऑफ मोशन फाई के लिए लिखी है और इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा के लिए लिखी है। आप लोग निकाल के देखो, आपकी भी यही आएगी जो मैंने लिखी। तो लास्ट वाली टर्म माइनस नहीं आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, आप देख लो। 3 माइनस देखो, एक तो आएगा माइनस डेल ओवर माइनस साइन थीटा आएगा, और बाहर ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है सर। तो ये तो आ गई इक्वेशन। हाँ, हो गई क्लियर? यस सर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फॉर फाई एंड थीटा। अब अगर मान लीजिए हमें और इसकी फर्दर एनालिसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कंबाइन कर देते हैं। फॉर फर्दर एनालिसिस मतलब आगे की बातें करने के लिए कैसे कंबाइन करो, जैसे पहले किया था, फाई डॉट की वैल्यू निकाल के डाल दो, तो उससे क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे किया था? पुट फाई डॉट इज इक्वल टू एस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है? ठीक है यहां तक? तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, कोई बताएगा मुझे? ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट बेटा उससे भी डिवाइड कर दो, उसके बाद बताओ। n थीटा डबल डॉट माइनस थीटा डबल डॉट माइनस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय n कॉस थीटा बाय sin क्यूब थीटा साइन क्यूब into थीटा n s स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस, mg by n sin थीटा। अच्छा देखो ये आ रही किसी की? नहीं। यस सर। यस सर। आ रहा है आपको ये 4-5 सवाल जो अभी तक करवाए हैं, सब में आपने देखा होगा एक ही तरीके का नहीं है, इक्वेशन आएंगे कुछ कुछ, प्रोसीजर तो लगभग एक ही है सबका, यस सर। बस कैलकुलेशन मैथमेटिक्स थोड़ी थोड़ी अलग हो जा रही है, वो भी जरूरत के हिसाब से चल रही है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो अगर आपको और चीजें चाहिए। मान लेते हैं इस इक्वेशन को 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक पहुंचो आपने, और आपको देखा होगा आप लोग आराम से कि अगर एस 0 हो जाए तो ये सिंपल पेंडुलम की बन जाएगी। क्या कहते हो? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे कई सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर सकता हूँ। केस फर्स्ट देखें, डायग्राम अभी बताना है, चलो डायग्राम समझ लो। इसमें क्या दिक्कत लग रही है? एक स्फीयर है जिसकी सरफेस पर एक पार्टिकल है, स्फीयर की रेडियस मैंने एल मान ली है। स्फीयर की वर्टिकल एक्सिस के साथ नीचे से जो पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव दिखाने के लिए मैंने नीचे से एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है, और इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। तो पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा? हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस mgl cos थीटा। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फाई निकालेंगे तो ये आ गई, और इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा निकालेंगे तो ये आ गई। दोनों को कंबाइन कर दिया तो इक्वेशन ये आ गई। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? डन। चलिए आगे बढ़े। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कई सारी चीजें डिस्कस करनी है। मान लीजिए फॉर
फाई इज इक्वल टू फाई नॉट। मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर फाई को फाई नॉट रखूँ, मतलब कांस्टेंट बना दूँ। आप बता सकते हो मुझे, अगर फाई पर रेस्ट्रिक्शन आप और लगा दो तो पार्टिकल के पास क्या बचेगा घूमने के लिए? अगर आप फाई को भी फिक्स कर दो तो पार्टिकल के पास क्या बचेगा घूमने के लिए? केवल फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्लेन। फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्लेन कौन सा होगा? अरे फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्लेन आप नहीं जानते हो? मैं थोड़ा दिखाता हूँ। फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्लेन यही तो हो गया। अरे जैसे कॉपी, अपनी किताब खोल लो, तो किताब हो, उसका जो हर पन्ना होता है वो एक फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्लेन ही तो होता है। किताब ऐसे खोल लो, ऐसे पन्ने फैला लो उसके। हाँ सर। ये ऐसे समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी भावनाएं समझ रहे हो? Yes, sir. ये ऐसे किताब खुली देखी नहीं? देखिए तो ये हर पन्ना फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्लेन दिखा रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस है, बता सकते हो इस प्लेन का नाम क्या होगा? इस प्लेन का जेड प्लेन। पाई इज इक्वल टू 0। और ये वाला प्लेन कौन सा होगा? ये वाला लास्ट में जो बना है, पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना? तो फाई अगर कांस्टेंट हो जाए तो आप अपने कॉपी के किसी एक पन्ने पर, अगर आपको कहा जाए कि आप इसमें पार्टिकल घुमा सकते हो जिसकी सेंटर से दूरी बराबर रहे, तो आप बता सकते हो क्या बन जाएगा वो? केवल आपको इस प्लेन में घूमना अलाउड है। तो चाहे स्फेरिकल पेंडुलम ही क्यों ना सही, सिंपल पेंडुलम में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा मामला? सोचो, सिंपल पेंडुलम भी तो ऐसा ही होता है, उसमें प्लेन फिक्स होता है। हम लोग जो पिक्चर बनाते हैं सिंपल पेंडुलम का, वो किसके लिए बनाते हैं? ये कौन सा प्लेन है अगर आपको डिफाइन करना हो? ये वाला प्लेन। अरे जो आपको, आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, उसकी अगर ये एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक्सिस जेड एक्सिस है, तो आप बताओगे ये पिक्चर कौन सी प्लेन में बना है? नहीं, एक्स वाई प्लेन नहीं, पोलर में पूछ रहा हूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। थीटा सर। आर थीटा। आप लोग इतना हाँ सर। कितना सिंपल बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे। फाई इज इक्वल टू 90 वाला ही तो हुआ प्लेन। अब आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को सीधा कर लो अपनी आंखों की तरफ, तो फाई इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन हो जाएगा। उससे फर्क क्या पड़ेगा? रहेगा तो सिंपल पेंडुलम। इसका मतलब ये हुआ, अब आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत लगा लिया। जितना दिमाग लगाओगे टेंशन में आ जाओगे। ये दिमाग ना लगाना पड़े इसीलिए ये इक्वेशन करवाई गई है। अगर फाई कांस्टेंट हो जाएगा तो फाई डॉट कितना हो जाएगा? 0। तो एस कितना हो जाएगा ये बता दो बस। अरे एस कितना हो जाएगा? होगा सर। 0 सर। वही तो होगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल साइन थीटा। ये याद आ रही है किसी की चीज? सिंपल। हाँ सर, सिंपल पेंडुलम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सिंपल पेंडुलम बन गया। आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था, अब ये इक्वेशन खुद ब खुद वही बात कह रही है। आई थिंक समझ गए होगे बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैथमेटिक्स जो लिखी जाती है फिजिक्स में, उसकी एक लैंग्वेज होती है जिसको आप लोग अगर इक्वेशंस को पढ़ना सीख गए, इक्वेशन के मतलब सीख गए, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, वरना तो बेकार है। केस 2, अगर मान लो थीटा कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा? थीटा कांस्टेंट कर देता हूं तो थीटा डबल डॉट कितना हो जाएगा? 0। अच्छा वैसे ही बताओ आप लोग मुझे कि अगर थीटा कांस्टेंट कर दूं तो इसके पास क्या ऑप्शन है? फाई वाली नहीं, किस तरीके की शेप बन जाएगी इसकी? सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर मोशन। या नीचे वाला बॉब जो है ऐसे ऐसे मोशन करने लगेगा यूं। Yes, sir. मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको अगर कर्सर से दिखाऊंगा, इसे पॉइंटर से दिखाता हूँ, ये ऐसे काम लगेगा। ये दिख रहा है? नहीं, Yes, कोनिकल कह सकते हैं. इसको कोनिकल कह सकते हाँ हैं, सर, कॉनिकल। है ना? तो यानी कि इन दैट केस इक्वेशन पेंडुलम बिकम्स कोनिकल पेंडुलम। तो क्या कहोगे जरा देखते हैं। क्या कहेंगे? ये सिंपल पेंडुलम हो गया एक तरीके से, और ये कोनिकल पेंडुलम। तो थीटा डबल डॉट 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? बताओ, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी? थीटा डबल डॉट की जगह 0 रख देता हूँ, थीटा की जगह थीटा नॉट रख देता हूँ, कितना हो जाएगा? 0 माइनस cos थीटा नॉट अपॉन साइन क्यूब थीटा नॉट इंटू एस स्क्वायर प्लस
जी बाई एल साइन थीटा नॉट बराबर 0। अब एस की भी वैल्यू डाल दूं तो कितनी आएगी? एस की वैल्यू कितनी थी? एम एल साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट तो माइनस कॉस थीटा नॉट अपॉन साइन क्यूब थीटा नॉट इंटू साइन की पावर 4 थीटा नॉट इंटू फाइव डॉट एट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट स्क्वायर प्लस जी बाई एल साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। समझ में आया कुछ नहीं? सर यस सर। कुछ कटा पिटा? साइन क्यूब से वो साइन क्यूब थोड़ा। सारे साइन कट गए। हाँ सर। तो फाइव डॉट कितना आ गया? फाइव डॉट को मैं ओमेगा फाइव लिख लूं? कितना आ गया बोलो? कोनिकल पेंडुलम का अगर किसी को याद हो फ्रीक्वेंसी तो यही होती थी, याद आ रही? टाइम पीरियड क्या होता था याद है? 12th की बात ये वाली, 12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कोनिकल पेंडुलम। इट इज लाइक दैट। ये थोड़ा आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने घुमा के पढ़ाया आप लोगों को। तो हम तो बात जी आप मम्मी तुम्हारे मम डैड को रब्ता कर रहे हैं, बात तो नहीं पड़ेगी बाद में। आवाज मेरी आ रही है? हाँ सर। साफ आ रही है? हाँ सर। तो थीटा नॉट पर ये कितनी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा होगा? कितना? ये पीरियोडिक मोशन हो रही होगी बेसिकली, इट इज नॉट हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक नहीं होगी, पीरियोडिक होगी, बस घूमता रहेगा। लटकाने के बाद आप अगर घुमा दें इसको तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा नॉट, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी कोई बताएगा? बहुत सारे बच्चों को लगता है 1। क्यों? क्योंकि थीटा नॉट भी फिक्स हो गया और आर पहले से फिक्स थी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 2 है, क्योंकि फिक्स हुआ नहीं है ये कंडीशनली, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है इसलिए क्योंकि ये घूम रहा है। अगर आप इसको थोड़ा भी कम फ्रीक्वेंसी से घुमाओगे या घुमाओगे कम तो ये धीरे धीरे वापस आने लगेगा, ये होल्ड नहीं कर पाएगा इस एंगल को। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आप किसी भी पार्टिकल को अगर घुमा के छोड़ोगे ना इस पोजीशन में तो वो धीरे धीरे किधर की तरफ को आना चाहेगा? वर्टिकल लाइन की तरफ। धीरे धीरे इसकी रेडियस कम होने लगेगी। ऐसा ना हो इसके लिए आपको थीटा नॉट को मेंटेन करने के लिए बाहर से किसी को लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थीटा नॉट अगर जिस इंस्टेंट पर है उस इंस्टेंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा नॉट। और अगर किसी इंस्टेंट पर थीटा नॉट बदल जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान रखना 2 ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आप लोगों को। हालांकि आप बुक्स में देखोगे डायरेक्ट ये आर्टिकल करवाया जाता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा के। तो कोनिकल पेंडुलम भी इस बहाने से हो गया। सर एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फिर से। मैंने कहा थीटा नॉट को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, ये आर्बिट्रेरी, मतलब आप इसको छोड़ दो अगर घुमा के तो ये घूमता नहीं रहेगा हमेशा थीटा नॉट पे। नहीं समझ रहे हो? मैं अगर इसको थीटा नॉट पे घुमा के छोड़ दूंगा ना, धीरे धीरे ये वर्टिकल एक्सिस की तरफ आने लगेगा। नहीं समझ रहे हो? तो कायदे में थीटा जो होगा बदलेगा, लेकिन जब थीटा नॉट को अगर आप मेंटेन करे हुए बाहर से कहीं से, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 2 ही है। इसको करने का तरीका यही है जो मैंने करवाया है। अगर आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दोगे ना और थीटा को पहले ही थीटा नॉट डाल दोगे तो आप सोच रहे हो क्या कर दोगे फिर आप? अगर बाय द वे आप लोग शुरू में ही कर देते हैं काम, थीटा की जगह थीटा नॉट डाल दो, क्या बन जाएगा? लैग्रांजियन। लैग्रांजियन क्या बन जाएगा? मैं यही दिखा देता हूँ। अगर आप शुरू में ही थीटा को थीटा नॉट डाल दोगे तो लैग्रांजियन क्या बन जाएगा? हाफ एम आर डॉट स्क्वायर वाला तो 0 ही था पहले से ही, और एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर वाला भी 0 हो जाएगा। एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट 5 डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम जी एल साइन कॉस थीटा नॉट, यही तो लिखोगे। अरे थीटा की जगह थीटा नॉट अगर शुरू में ही डाल दोगे तो यही तो लिखोगे। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी? फॉर फाई एम एल स्क्वायर साइन थीटा नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट 5 डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है, तो 5 डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन वो कितनी आएगी ये पता ही नहीं चलेगी आपको। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये मेथड सही नहीं है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसकी मोशन को मेंटेन करने के लिए थीटा को थीटा नॉट रखने के लिए, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन नहीं है ना, ये पीरियोडिक मोशन है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही है। समझ आई कुछ बात नहीं?
ये सर्कुलर मोशन जो हो रही है वो बाहर से मेंटेन की हुई है, मान लीजिए। आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं इसी केस की, जिस वजह से इसको यहां पर करवाया है मैंने। भाई अब की बार में क्या करके देख रहा हूं मैं, इस सर्कुलर मोशन को आप डिस्टर्ब करके देखो। इस सर्कुलर मोशन को या इस पीरियोडिक मोशन को आप डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब करने का मतलब समझ रहे हैं आप? आप अगर इसको डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हुआ, इसका एंगल थोड़ा सा बढ़ा दो, तो इससे क्या होगा, ऑर्बिट वाइब्रेट करने लगेगी ना। अब वाइब्रेट करेगी कि नहीं करेगी ये तो इसके रिजल्ट और इक्वेशन बताएगी। ओवरऑल ये एंगल कितना कर दिया, थीटा नॉट से थोड़ा सा ज्यादा। तो इस केस में हम चेक करते हैं कि जब थीटा नॉट से थोड़ा सा ज्यादा करा या कम किया तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है इक्वेशन पे। तो यहाँ से थीटा डबल डॉट कितना आ जाएगा, डेल्टा डबल डॉट। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डेल्टा डबल डॉट माइनस कॉस थीटा की जगह थीटा नॉट प्लस डेल्टा लगा दो, या फिर अभी थीटा ही रहने दो, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन है ना, आम का लगाने से कुछ फायदा तो होगा नहीं। एस स्क्वायर प्लस जी बाई एल साइन थीटा की जगह थीटा ही रहने दो। अभी इक्वेशन समझ में आ रही है? एस की वैल्यू आपको पता ही है कितनी थी, एस की वैल्यू कितनी थी, फाइव डॉट साइन स्क्वायर पाई डॉट साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अगर थीटा नॉट लगा दूं तो फाइव डॉट की वैल्यू पता है ना, थीटा बराबर थीटा नॉट पे, थीटा बराबर थीटा नॉट पे फाइव डॉट की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल, अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा नॉट है। नहीं समझे? मैंने एस की वैल्यू साइन थीटा फाइव डॉट में, साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट में मैंने फाइव डॉट की, क्योंकि वजह कांस्टेंट है ना, ये तो किसी भी एंगल पे कांस्टेंट ही होगा। तो थीटा नॉट पे हमें फायदा क्या है कि फाइव डॉट भी पता है, थीटा नॉट पर हमें फाइव डॉट भी पता है। नहीं समझ में आई बात? अरे ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट तो किसी भी के बराबर होगा। अगर थीटा की वैल्यू थीटा नॉट होगी तो इसकी वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल होगी ना, ये भी तो कांस्टेंट ही होगा। सर पूरी इक्वेशन में थीटा नॉट क्यों नहीं लिखा? पूरी इक्वेशन में थीटा नॉट नहीं है बेटा, थीटा नॉट पूरी इक्वेशन में थीटा की जगह थीटा नॉट प्लस पाई है, थीटा की वैल्यू थीटा नॉट प्लस डेल्टा है, तो इसको क्यों नहीं लिखा? ये वाली जगह पे। यस सर। ये तो मैं कहता रहा हूँ, ये थीटा था ना यहाँ पे, तो थीटा की जगह पे आप थीटा नॉट प्लस डेल्टा लिखो या मत लिखो अभी, लेकिन मैंने तो एस की वैल्यू डाली है, एस की कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसी भी जगह पे कांस्टेंट होगी ना वो। तो एस की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, ये लगाना चाहते हो ये लगा दो, लेकिन फिर फाइव डॉट नहीं पता चलेगा आपको। इसी को अगर आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट जी बाई एल साइन कॉस थीटा नॉट, ये वाली वैल्यू देख सकते हो लगाने के लिए, ये भी तो उतनी होगी। यस सर। नहीं समझ में आई बात? सॉरी। अरे अगर मान लो आपसे मैं कह दूं पी बराबर पी वी बराबर के है बॉयल्स लॉ में, तो P1 B1 बराबर क्या होगा, टू P बराबर के है अगर, तो P1 B1 बराबर क्या होगा, के ही होगा सर, और P2 B2 क्या होगा, के। वो भी कही होगा। P3 B3 क्या होगा। कभी सोचते हैं बात की के क्यों, ये तो भाई P और B का प्रोडक्ट के बराबर है, वही सोचो आप मेरी बात को। साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट बराबर कांस्टेंट है, तो थीटा की जगह अगर थीटा नॉट लगा दूंगा और फाइव डॉट की जगह थीटा नॉट की वैल्यू पर अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा नॉट लगा दूंगा, ये कितना होगा, ये कांस्टेंट होगा। ये भी तो के ही होगा, यस जो यहाँ मैंने एस लिख रखा है। इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, समझ में आ गया होगा शायद। आ गया सर। इसलिए पूरी जगह पे थीटा नॉट प्लस डेल्टा है, एस की जगह पे थीटा नॉट जी बाई एल वाला लिख दिया है। अच्छा मैंने अंडर रूट कहीं रह गया क्या, वही लेना। यहाँ पे, यहाँ सही है ना। अब बताना क्या आ जाएगी इक्वेशन, डेल्टा डबल डॉट माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, क्या आ जाएगा ये, साइन की पावर 4 थीटा नॉट, और ये कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा नॉट। और देखना मेरी बात को, साइन थीटा माइनस जी बाई एल बराबर 0, ये आ गया।
देखो सही लिखा है नहीं? Yes, sir. अब थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा नॉट प्लस डेल्टा। इतनी बड़ी वैल्यू डालूंगा, क्यूब है, थीटा है, कॉस है, बहुत सारे टर्म है इसमें ना, इतनी आसानी से तो होगा नहीं। ऐसा करो, इसको एफ थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए। इंटू जी बाई एल बराबर 0। सही है। हमें क्या है, एफ थीटा की वैल्यू कितनी है? वेयर एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन की पावर 4 थीटा नॉट अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा नॉट। सही लिखा है मैंने? Yes, sir. अपने को अब लगाओ एफ की जगह थीटा, थीटा की जगह थीटा नॉट प्लस डेल्टा। आप बता सकते हो बाई टेलर सीरीज एफ थीटा नॉट प्लस डेल्टा को आप क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट? एफ थीटा प्लस डेल्टा एफ डैश थीटा नॉट। हायर ऑर्डर टर्म छोड़ दे रहे हैं, सरल हो जाएगा इससे ना। आप मुझे बताओगे एफ थीटा नॉट कितना होगा? बेटा एफ थीटा आपके सामने, एफ थीटा नॉट बता दो मुझे। 0 0, sir. सोच के बताना। सब जगह थीटा की जगह थीटा नॉट लगा दो तो 0 नहीं आएगा। अच्छा एफ डैश थीटा नॉट बता दो। चलो ये देखते हैं कौन बताएगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, डेल एफ ओवर डेल थीटा करने के बाद थीटा की जगह थीटा नॉट लगा दो। अब बताओ क्या आएगा। डिफरेंशिएट करो, सेटलमेंट करो, बताओ मुझे क्या आएगा। तो cos थीटा नॉट प्लस sin क्यूब थीटा नॉट आएगा। कितना आ रहा है बेटा? cos थीटा नॉट प्लस sin क्यूब थीटा नॉट। साइन क्यूब। ठीक है। थोड़ा और देख लो कोई गलती तो नहीं हो गई। केवल कॉस थीटा नॉट के टर्म्स में बताओ। Three cos square theta naught plus 1 by cos theta naught. हम्म 3 cos square theta naught plus 1 by cos theta naught. ये 3 cos square theta naught plus Cos 1 square. by... अच्छा अपॉन में पूरे में बता रहे होगे ना? Yes, sir. हाँ तो यही आएगा ना। हाँ सही बता रहे हैं लोग, यही आ रहा है। देखो आप चेक करो अपना। बेटा आ गया ये वाला आंसर? नहीं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गए हैं कि हाँ आ गया। बाकी लोग भी बताएं हो गया कि नहीं। जो सर 3 cos square theta x square होगा। नहीं बेटा यही आएगा।
यही है, कैलकुलेशन देखनी है। ये देखिए, दिख रही है? क्या आप लोगों को आपकी गलती समझ में आ गई जिन लोगों का नहीं हुआ था? यस सर। तो आप मुझे बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? हेलो, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी जरा बताएंगे कोई? डेल्टा डबल डॉट प्लस जी बाई एल 3 cos थीटा नॉट प्लस सेक थीटा नॉट इंटू डेल्टा बराबर 0। सही लिखिए? नहीं, यस सर। ये मैं सीधे छोड़ दे रहा हूँ, आप लोगों को जिसको नहीं हुआ वो अपना कर ले। ठीक है, क्या ये एसएचएम है? क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो स्टेबल है इसका मतलब यही तो हुआ। और जिसके अबाउट फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? जिसके अबाउट फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? ये आप देख रहे हो, मैं इसको वाइब्रेट करता हुआ थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये इसके अबाउट जो फ्रीक्वेंसी बनी वो कितनी बनी? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल 3 cos थीटा नॉट प्लस सेक थीटा नॉट। हालांकि आप सोच रहे होंगे बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया और ये आप लोगों से पूछा नहीं जा सकता, तो मैं आपको बता दूं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये इक्वेशन देके, मतलब आपसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू कराया जाए तो आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो आपसे सीधे ये इक्वेशन दे देगा और उसके बाद कहेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट पर एक पार्टिकल है जो कोनिकल पेंडुलम की शेप में मोशन कर रहा है, अगर इसको हल्का सा पर्टर्ब कर दे तो उसकी पर्टर्बेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, लेकिन चूंकि मैंने करवा दिया है आप लोगों को, इसलिए आप लोग क्यों टेंशन लेंगे, सीधे याद कर लेंगे। ये टाइम सेव कर सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आप लोग अगर 4 ऑब्जेक्टिव दिए हो तो आप छांट सको उनमें से। अभी तक क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। आप लोग सोच रहे हो जब पूछा नहीं गया तो क्यों करवा रहे हो? जब पूछा नहीं जाता है ना वही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मैं बता दूं। जो पूछ लिया वो कहाँ से इंपॉर्टेंट। अब आपको थोड़ा असाइनमेंट दिखाऊं कि जैसे एक ही क्वेश्चन आज तक इससे पूछा गया, मतलब इससे नहीं, पिछले वाले दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, शायद मुझे लगता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। मुझे दिख गया, ये देखिए आप लोगों ने ये असाइनमेंट में देखा होगा, जस्ट में क्वेश्चन 2016 में आया हुआ, दिख रहा 30th नंबर। आप सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, ए हुक ऑफ रेडियस ए रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दिखाई दे रहा है सबको? ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर, ए बीड ऑफ मास स्मॉल m कैन स्लाइड ऑन द हुक विदाउट फ्रिक्शन इफ g इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर ऑफ a। क्या मतलब हुआ, कौन सा केस हुआ ये वाला? ओमेगा ग्रेटर देन जी बाय आर। इसका मतलब कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे? मतलब कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे? 3 वाला है ना? तो 3 होंगे, 3 होंगे ना। तो एट व्हाट एंगल थीटा अपान 3 सर। पाई इज बीड स्टेशनरी?
मतलब 0 और पाई के अतिरिक्त इन्होंने देखो कितना अच्छे से स्मार्टली बनाया क्वेश्चन। आपको आधी चीजें, आधी क्या है सभी बता दूं। 0 और पाई बता ही दिया, इसके अतिरिक्त कौन सा बचा? एक ही तो बचा, cos इनवर्स अंडर रूट जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। सही हुआ। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और यहीं पर अगर ग्रेटर की जगह लेस देन का साइन लगा देते तो आंसर पता क्या हो जाता? नन ऑफ दीज। यस सर। अगर इसमें एक नन ऑफ दीज ऑप्शन होता तो नन ऑफ दीज हो जाता तब आंसर, क्योंकि तब दो ही होते, 0 केवल 0 और पाई। तो यहीं पर अगर इस साइन को मैं बदल दूं तो ये क्वेश्चन एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो? और मैं आपसे यही पूछ लूं, अगर यही क्वेश्चन रहने देता हूं और उसके बाद आगे स्टेटमेंट में थोड़ा और जोड़ देता हूं, क्या कि अपार्ट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट बी स्टेशनरी की जगह लिख दूं मैं क्या? एट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स g बाई आर ओमेगा स्क्वायर बीट इज स्टेशनरी, ऐसा बोल दिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट में मैंने इतना बोल दिया कि बीट जो है वो cos इनवर्स g बाई आर ओमेगा स्क्वायर पे स्टेशनरी है। इफ ए टेनी किक is applied to the particle, then what is the frequency of small oscillation about this point? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा साइन ओमेगा साइन थीटा थीटा नॉट। मतलब इसी क्वेश्चन को बोल्ड कर करके कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी भी इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो आप लोग करने में सक्षम होंगे अगर आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन करा हुआ होगा पूरा। मेरे पास आज ज्यादा टाइम नहीं था, ज्यादा टाइम क्या, इतनी देर में ये दो क्वेश्चन ही हो पाए। और इनफेक्ट मैं बताऊं आपको कि अगले क्वेश्चन जो होंगे वो सारे बहुत ट्रिकी होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल मैंने ब्रेक रखा हुआ है, मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, परसों क्लास होगी हमारी। और परसों में आपको जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूट्यूब में ऑसिलेशन, यूट्यूब शेप की कोई ट्यूब है, उसमें वाटर भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसको डिस्टर्ब कर दो तो उसमें जो ऑसिलेशन होंगे वो हमें बताएंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। या किसी वायर को खींच दें अगर तो जो ऑसिलेट करने लगे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के बीच में किसी स्टेबल पॉइंट पर आप उसको डिस्टर्ब कर दें तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। मतलब जितने तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, टॉर्जनल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, तरीके के आप लोगों ने पेंडुलम पढ़े होंगे, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को लार्ज ऑसिलेशन करवाऊंगा। लार्ज ऑसिलेशन मतलब अभी तक हमने स्मॉल ऑसिलेशन किए हैं जिसमें एम्पलीट्यूड बहुत कम है, जिसमें जो हम चेंज कर रहे हैं वो कम है, लेकिन अब मैं करवाऊंगा जिसमें लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। तब उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी एक अपने आप में बड़ी अद्भुत थ्योरी है। तो आप लोग जरूर अगली क्लास ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी अगली। ठीक है, तो लार्ज ऑसिलेशन, उसके बाद ऑसिलेशन ऑन रिजिड बॉडी ऑन लिक्विड सरफेस, और ऑसिलेशन इन यूट्यूब, ऑसिलेशन ऑफ यंग रिजिड बॉडी, रिजिड वायर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो होते हैं वो सब। ठीक है, तो अगली क्लास बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर बुकलेट के क्वेश्चन तो आप कब करवाओगे सर? बेटा बुकलेट के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं साथ में क्या? सर आप जैसे कि सोचोगे बच्चों की तरह नहीं करवा पाऊंगा, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक एक लाइन करवाऊंगा तो मुश्किल है। सर सभी टीचर्स करवाते हैं सर, जैसे बुकलेट के क्वेश्चन हमारी ऐसी पेंटिंग रखी हुई है सर, हम तो फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहे हैं ना सर, तो एक बार तो क्वेश्चन होने लास्ट ईयर के। तो सुनो मेरी बात, करवाओ सभी। सुनो पहले मेरी बात को। ये यस सर। बता रहा हूँ, ये सब बुकलेट के ही तो बताए थे ये। सर इसकी अलग से नोटबुक तो नहीं बन पा रहे। जैसे अब सब टीचर्स क्या करते हैं, टॉपिक होता है फिर क्वेश्चन करवाते हैं सर बुकलेट के, इससे मैं हर किसी का अपना एक यस सर, क्वेश्चन बुकलेट नहीं बन पा, मतलब कॉपी नहीं बन पा रही है अलग से। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को कैसे रिलेट करें सर। हाँ सर, नहीं आ रहा हमारे समझ में ऐसे। एक एक करवाओ, आप यहाँ पे जो टॉपिक करवा रहे हो ना उससे रिलेटेड जितने आपको क्वेश्चन लगते हैं असाइनमेंट के, वो आप नंबर ही नोट करवा दिया करो एटलीस्ट। हाँ हाँ यस सर। जैसे अभी आपने इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिखाया ना, हमें खुद देख के नहीं पता चलता कि मतलब इतने ज्यादा है। हाँ सर, इतने सारे क्वेश्चन सर, इसमें कुछ परसेंट तो करवाइए सर, तो वैसे अलग अलग क्वेश्चन नंबर लिखवा दो सर। क्वेश्चन भी नहीं मिलते कहीं तो सर। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं सर जिन पे लिखा ही नहीं बाकी कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है सर, जो स्टार्टिंग वाले हैं उन्हें कैसे करें सर। ये तो समझ नहीं आ रहा ना सर कि हाँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं। ये असाइनमेंट आप लोगों ने घर पे किया ये वाला? सर हम ट्राई कर रहे हैं सर क्लासिकल पढ़ने के, लेकिन हो नहीं पा रही है। दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, असाइनमेंट्स पे करवाते हैं, जैसे आप पढ़ाते हैं सर ऐसे ही पढ़ाते हैं भी, लेकिन वे क्वेश्चन करवा टॉपिक करवाते हैं, फिर क्वेश्चन के अलग से नोटबुक बना के रखते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बनता है कि हाँ ये टॉपिक होगा, फिर न्यूमेरिकल का जो प्रैक्टिकल पे कर लेते हैं आराम से। जब बेटा सारे हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते होगे? सर फिर वो चीजें हम पढ़ पाते हैं ना, जैसे कि अब क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर दोबारा फिर कोचिंग लेने की, हाँ ये क्वेश्चन हमारे बच गए थे दोबारा फिर के लिए सर, ये तो फिर वही हो जाएगा दोबारा क्लासेस लेने के। बेटा तो ऐसा है ना, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस बुकलेट के आपके इसमें शामिल करूं क्लास में। दूसरा, सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखो तो हर चीज यहाँ पे कोरिलेटेड है। जैसे लैग्रांजियन डायनामिक्स के आपने क्वेश्चन करे होंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया, पहला वाला क्वेश्चन किया सर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी सबके क्वेश्चन ट्राई किए थे सर, लेकिन फिर नहीं हो पा रही क्योंकि ना तुम पे ये लिखे हैं वैसे कौन से एग्जाम के हैं क्या है, तो सर समझ में नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं सर, हम रेगुलर क्लासेस जैसे लगा ये रहे वाला कर रहे हैं सर। आपने करवाए थे सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ये वाले क्वेश्चन करे थे ये वाले? ये सर आपने करवाए थे सर ये क्वेश्चन सर। जैसे ये तो मैंने कल ही करवाया है। ये ऊपर वाले भी करवाए सर आपने? नहीं, ये तो मैंने कल करवाया ना, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। यस सर यस सर। तो ऐसा है ना, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसे डाल दिए गए हैं,
लेकिन Yes, उसका sir. एक्सप्लेनेशन मैं तब दे रहा हूँ जब उसका लैग्रांजियन करवा रहा हूँ, ठीक है? या फिर Yes, sir. लैग्रांजियन का क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन तब दे रहा हूँ जब मैं स्मॉल ऑसिलेशन करवा रहा हूँ। तो दे ऑल आर मिक्स्ड, ठीक है? तो आप जैसे बता रहे हो वैसे मैं कोशिश करूंगा, बता भी दूंगा बाद में, सर लेकिन ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है सर। और सर फिर बता ऐसे देना। क्वेश्चन नंबर की तरफ दे रहा हूँ सर फिर ऐसे हम ये नहीं पता लगा पाते ना कि किस में हमें क्या अप्लाई करना है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो सर ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना है। जो बच्चे पहले कोचिंग ले चुके हैं सर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सपीरियंस हमारा पहली बार कोई है। बात नहीं बेटा, परेशान यस मत हो, सर। हाँ सर, ये परेशान प्रॉब्लम है मत हमारे भी। हो। कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत हो। सर महिला सर सुने, कोई बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं। नहीं तेरा क्या कुछ नहीं है। नो नहीं, सर। पहले मेरी बात सुनो, पहले आप लोग बना लो, ठीक है? और ये लैग्रांजियन मेरा खत्म हो जाने दो, ठीक है? खत्म करने के बाद क्या होगा ना, मैं आपको स्मॉल ऑसिलेशन का असाइनमेंट बाकायदा पूरा करवा दूंगा, लैग्रांजियन का पूरा असाइनमेंट करवा दूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूरा करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। तब थैंक यू मेरा सर। कहना और तब मेरे बताने में बड़ा फर्क होगा। अभी मैं अधूरी बात बताऊंगा हर किसी सवाल की, हो सकता है सवाल आगे आने वाला हो, तो हो सकता है आप लोग उसमें टेंशन में आ जाओ कि अरे ये सवाल तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया, कहाँ तक चीजें याद करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले लैग्रांजियन खत्म हो जाने दो, उसके बाद हैमिल्टोनियन पर स्टार्ट करेंगे जब आपके तीनों असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू यस सर। सर, हाँ सर, थैंक यू ऐसा सर। ही तब तक अपने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे सर। हाँ बेटा ठीक है, मेरी बात सुनो, जैसे ये वाला असाइनमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना ये वाला क्वेश्चन, जी 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 सर। तो असाइनमेंट नंबर 1 न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, ठीक है? बेसिक कांसेप्ट लिखा हुआ है। जी सर। इस क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन का जवाब आज दिया है मैंने 30th का है, तो ये पहला क्वेश्चन ना। हाँ जी सर। अब आप सोचो कि मैं इस वाले क्वेश्चन का सटीक जवाब उस दिन नहीं दे पाता जिस दिन इसको जी, आप जी। बताना चाह रहे थे। सर की डिग्री ऑफ फ्रीडम से स्टार्ट करवा दीजिए ना, क्योंकि वो तो टॉपिक हमारा हो चुका है। उससे हमारे लास्ट हाँ में क्वेश्चन कैसे आता है उसकी हिंट मिल जाएगी हमें। ठीक है, लैग्रांजियन कंप्लीट होने दो बेटा, जी, सर। लैग्रांजियन कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा ना अगला क्लास तब होगा, मतलब जब आपके असाइनमेंट 3 हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बहुत कैसे कम किया सर आपने। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर स्लाइड शो कर दीजिए। चालू हो गई, देखो आप यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। सर मेरे को एक पूछना था सर, कुछ बात है हाँ बेटा पूछ लो। सर। एक्चुअली मेरा ना न्यूटोनियन मतलब ठीक ठाक सा है, पूरा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है सर, कैसे करें? एस.सी. वर्मा की बुक पढ़ें आप, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, और खुद सवाल ट्राई करें। जब तक आप खुद नहीं भिड़ोगे ना तब तक आपका न्यूटोनियन या कोई भी सब्जेक्ट तब तक बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको लगेगा अच्छा हो रहा है, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ अपना, मतलब इसको अदरवाइज मत लेना चीजों को कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है कि अगर असाइनमेंट भी टीचर करवा देगा ना तो उतनी क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर कभी नहीं आएगी। सर आप लास्ट में ना क्वेश्चन लिख दिया करो, स्लाइड पे दीजिए, आज देखना करके जाके फिर लेट हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, आप लिख दिया करो, चिंता मत करो। तो क्रिएटिविटी तब बनी रहेगी जब आप खुद भिड़ो, खुद भिड़ोगे ना तो सवाल एक भी हल होगा ना वो 20 के बराबर होगा, और अगर 20 करवा देगा कोई टीचर तो वो 1 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि अगला सवाल तब नहीं होगा। उसका अपना अलग मजा होता है, फिर ट्रेनिंग हो जाती है वो एक तरीके की कि ये ऐसा सवाल हो इस तरीके से कर देना, ऐसा सवाल हो इस तरीके से कर देना, ऐसा सवाल हो इस तरीके से कर देना, ये वाला फार्मूला यहाँ लगा देना, ये वाला फार्मूला वहाँ लगा देना। इसमें ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग मतलब ट्रेन हो जाता है बच्चा, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रख पाता। लेकिन इसको मैंने कहा ना अदरवाइज मत लेना, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। तो सर मतलब एस.सी. वर्मा के जो प्रॉब्लम है वो भी ट्राई करने पड़ेंगे ना? एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी हर प्रॉब्लम एक अनोखी प्रॉब्लम, और जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये बात भी तो हो सकती है। उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया कभी एस.सी. वर्मा के? ऑब्जेक्टिव थोड़े बहुत किए सर, थोड़े बहुत किए सर, जो पूरा आप नहीं हुए। सोचते होगे ना, जो आप सोचते होगे वही ऑब्जेक्टिव नहीं होता होगा आंसर। हाँ सर, किसी सर तो उसमें एसएचएम तक करेंगे सर? उसमें शुरू के 11 चैप्टर होंगे या 10 चैप्टर होंगे? पूरे मैकेनिक्स है ना पूरी। एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को बेटा, जो मैंने बोला वो मैं करवाऊंगा, लैग्रांजियन के बाद करवा दूंगा, वो बात ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ABCD है और किसी क्वेश्चन का जवाब A होगा, B होगा या C होगा या D होगा, कौन सा होगा ये पता कब बहुत आसान हो जाता है जब आपको आंसर पता हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको मैं ये बता दूं कि √G/L cos थीटा जो है सही है और बाकी बारे में कुछ ना कहूं, ठीक है, तो पता आपका फोकस किस पे होगा? केवल इस बात पे कि ये cos थीटा वाला टर्म सही कैसे है, बस बाकी सब भूल जाओगे आप। कभी अपने आप को महसूस करना, और ये एक बार में कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से ये बच्चों को जान रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। आपको अगर ये पता चल जाए कि बुकलेट के आंसर में आंसर की में C लिखा हुआ है तो आप फिर ये भूल जाओगे सर ने पढ़ाया क्या था, ठीक है? आपको यही √G/L tan थीटा ध्यान आएगा कि यही वाला सही हो सकता है, चाहे भले ही यहाँ मिस्टेक हो गई हो, मिस्टेक से यहाँ B लिख दिया, C लिख दिया। तो अक्सर क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा कब लगने लगता है? जब आपको ऑप्शन पता हो, और ऑप्शन पता होने के बाद पूरा फोकस क्या हो जाता है? इसी पर, चाहे रूल के नेचर के खिलाफ चला जाए लेकिन उत्तर यही आएगा आपका। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा अनसॉल्व जिसका अभी तक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मान लो CSIR का एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम के जस्ट 1 दिन बाद आप उस वक्त क्वेश्चन को आज सॉल्व कर रहे हैं, तब आप देखना मजा, जब आपको कोई बताने वाला ना हो कि A सही है, B सही है, D सही है, इंटरनेट पे इसकी की मौजूद ना हो, तब आपको सबसे टिपिकल माहौल क्रिएट होता है। और एक बार ये पता चल जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सवाल का आंसर A है,
इसकी क्रिएटिविटी खत्म, पूरा खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो आप सीख सकते थे ना सब बेकार हो गया। ये भी सही बात है सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लोग अपने आप जब तक नहीं गिरोगे तब तक बहुत अच्छे से मतलब आप सीख नहीं पाओगे चीजें। तो सर ये तो बोल रहा हूँ सर लास्ट में सर ना सर क्वेश्चन का सर ये भी एक मतलब रहता है सर, एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए अच्छे से वो एलिमिनेशन मेथड सर, मतलब इजी हो जाता है उससे सॉल्यूशन। ये बेटा कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, किसी बच्चे ने कुछ पूछा है वो बता देता हूँ पहले। सर स्टार्टिंग में जो कल का हाफ क्वेश्चन छोड़ा था ये, हाँ हाँ, इसमें क्या हुआ? इसमें ये पार्टिकल ऊपर क्यों जा रहा है सर? नीचे आ रहा होगा। यस सर। तो बट सर आपने ऊपर बताया था। नहीं, मैंने कहा अरे आप एक बात सोचो, अगर पार्टिकल यहाँ और किसी चीज को घुमाने लगो तो किधर जाएगा पार्टिकल? ऊपर सर। इसलिए ऊपर ही जाने के तो चांस है इसके। लेकिन सर जब स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ तो अब तो कोई चांसेस नहीं है ना कि वो ऊपर जाएगा। मतलब कहाँ ऊपर? बहुत ऊपर। मतलब सर थीटा अगर 90 से तो ऊपर नहीं जाएगा ये। कैसे पता तुम्हें? सर सिर्फ एंगुलर मोशन ही तो है इसका। नहीं तो ये कैसे पता इसके बाद ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि ऊपर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा, लेकिन ग्रेविटी तो थोड़ी बहुत होगी ना नीचे। क्यों नहीं लग रहा? ऊपर फोर्स लग रहा होगा भाई, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट आ रहा होगा जो इसे ऊपर की तरफ को ले जा रहा होगा। अगर आप इसे न्यूटोनियन से करोगे तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम में कई सारी चीजें आ जाएंगी ना। सर एक बार ये रिपीट कर दो ये डायग्राम। आप जो ये बात कह रहे हो इसको नीचे की तरफ को दिखाऊं? अगर आप ये कहोगे नीचे की तरफ दिखाओ तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि आप क्यों कह रहे हो ऐसा कि नीचे की तरफ को दिखाऊं या ऊपर की तरफ को दिखाऊं, तो क्यों दिखाऊं? देखो पहली बात तो इस बात से कोई फर्क नहीं है कैलकुलेशन पे, क्योंकि नीचे हो चाहे ऊपर हो दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं, दोनों का सम ऐसे ही होगा। ठीक है। दूसरी बात मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसे आप सिंपल पेंडुलम आप जब बनाते हो तो कैसे बनाते हो? इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर दिखानी हो तो किधर दिखाओगे? ऊपर की तरफ सर। इधर। यस सर। मान लो ये चित्र तब बनाया गया हो जब ये नीचे लौट रहा हो तब। यस सर, ये भी हो सकता ये तो नीचे भी लौटेगा ना, ऊपर जाएगा नीचे लौटेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे लौटेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा पिक्चर को ऐसा बनाते हैं जिससे कि इन जनरल वो बात कहे। अब अगर मान लो इसको बदलना भी होगी अपनी डायरेक्शन तो ये अपने आप बदल लेगा, क्योंकि थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव होकर थीटा डॉट को प्लस माइनस करता रहेगा। समझ रहे हो? यस यस सर। तो इसलिए मोर जनरल केस क्या होता है, हम वो डायरेक्शन दिखाएं जिससे कि सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिखे। जैसे इसी केस में देख लो, हम इधर को दिखाते थे खिंचा हुआ पोल, ऐसे दिखाते थे क्या? ऐसे नहीं होता, इधर भी तो आएगा। यस सर। इसके दिखाने से घाटा क्या है? माइनस साइन आ जाएगा। तो पता है इक्वेशन कैसी आएगी? माइनस एक्स डबल डॉट माइनस के बाई एम एक्स बराबर 0। इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, बस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस से तो बात बनी आ जाएगी। लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, इसलिए क्या करते हैं कि हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं जिस तरीके से मैक्सिमम जनरलिटी दिखाई दे पिक्चर में। अब ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, ये मुझे नहीं पता। अब ये 90 से ऊपर जाएगा कि ऊपर नहीं जाएगा? भाई ऑब्वियस है ऊपर चढ़ता भी चला जाएगा अगर आप स्पीड को लगातार बढ़ाते रहो। लिमिटलेस बढ़ा दो इसकी स्पीड को, देखो यहाँ से भी भाग जाएगा ऊपर। नहीं मानते ये वाली बात? सर मानते हैं सर। ये बता दो इसमें क्रोश है वो कौन सा फोर्स है? एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दो। अगर आप इसकी स्पीड धीरे धीरे डाउन करने लगो तभी क्या होगा, रिंग में से ये लौटने लगेगा ऐसे। यस सर, डाउन आने लगेगा। ये अब आप सोचो मौत के कुएं में क्या होता है। आप मोटरसाइकिल की स्पीड अगर बढ़ा देते हैं वो लोग तो ऊपर की तरफ को भागते हैं, और मोटरसाइकिल की स्पीड अगर कम करते हैं तो नीचे की तरफ को भागते हैं। वरना अगर ऐसा उनके कंट्रोल में होता तभी तो ऊपर नीचे कर पाते हैं। यस सर। तो इसीलिए मोर जनरल केस ये कि ओमेगा हमें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, थीटा हमें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, जनरलाइज पिक्चर बना लेंगे और बाकी के खेल जो है कैलकुलेशन पे छोड़ देंगे। अब ये कैलकुलेशन डिसाइड करेगी कि थीटा बराबर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, थीटा बराबर पाई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या थीटा बराबर कोई और एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे cos इनवर्स g by l वाला, है ना? यस सर। अब अपनी बात एक बात जो पूछ रहे थे वो पूछ लो। फर्स्ट केस है उसमें cos इनवर्स g by r ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया? cos इनवर्स g by r ओमेगा स्क्वायर ये सही लिखा हुआ है? अरे ये भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ सर। यस सर। क्या है, बड़ा है ना ओमेगा स्क्वायर से, तो ये प्लस 1 से बड़ा है। कोई ऐसा एंगल बताओ जिसके लिए cos इनवर्स 1 से बड़ा हो? नहीं। इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, क्या आप बोलो 1 में और x अपॉन x में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बन आएगा ये। x अपॉन x इज ऑलवेज 1। यस सर। नहीं सर, x 0 भी तो हो सकता है। x अपॉन x इज ऑलवेज 1। नो, इट इज 1 when x is not equal to 0. यस सर। if x is equal to 0 it is indeterminate। तो आप टेक्निकली चीज समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि चीजें अगर आप जनरलाइज फॉर्म में सोचो तो हर चीज सोचोगे ना फिर। यस सर। ये कैलकुलेटर में x अपॉन x की वैल्यू निकालना, कभी x अपॉन x का ग्राफ या मोबाइल में जो ग्राफ प्लॉटर जो होते हैं वो कभी भी ये दिखाएंगे ही नहीं। x अपॉन x का प्लॉट कैसा आएगा? ऐसा आना चाहिए, 0 पर नहीं आना चाहिए, बाकी सब जगह आना चाहिए 1। नहीं? यस सर।
और जबकि 1 का प्लॉट कैसा होना चाहिए, हर जगह कंटिन्यूअस। तो बड़ा फर्क है भाई। x बराबर 1, fx बराबर 1 इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, हाउएवर fx इज इक्वल टू x अपॉन x, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो मोर जनरल बातें हमें सोचनी पड़ेंगी हर बार। ये कहना चाह रहा था, फिर आगे बढ़ो, आप पूछो। तो 13 स्लाइड हम्म 13 स्लाइड सर एक बार 5th स्लाइड दिखा दो। थैंक यू। 5th सर। 50 तो है बेटा ये। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। सर कल आपने एक जो क्वेश्चन नंबर 21 कराया था, सर उसमें जो डिटरमिनेंट है ना, उसका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है सर, थोड़ा मुझे करने में दिक्कत हो रही थी। जैसे क्या थी डिटरमिनेंट की वैल्यू? सर बता रहे क्या था? बता दो। सर वो स्प्रिंग वाला कौन सा? सर वो v माइनस ओमेगा स्क्वायर t का इक्वल टू 0 m1 gl/2 प्लस kl स्क्वायर बाय 2 माइनस हो गया सर, आगे आंसर आ गया। सही है। जैसी उपाध्याय वगैरह की कोई सी बुक है? सर वो मैंने देखा था जैसे उपाध्याय वाले में, तो वो m1 इक्वल टू m2 रखा था, तो वो तो इक्वल टू m रखा था, तो वो तो थोड़ा इजी दिखा। लेकिन ये वाला सर थोड़ा अगर सर इसका करके देखना, वरना कोई बच्चा शेयर कर दो। हो गया सर। हाँ ये सही रहेगा। फोटो लेकर शेयर कर दो। हाँ ग्रुप में कोई शेयर कर दे तो मैं देख लूंगा। हाँ देख लेना, ठीक है, शेयर। ओके थैंक यू सर। ओके हेलो चलिए सर। बंद करें अब। हेलो हाँ बेटा, सर 12 नंबर स्लाइड पे वो मैग्नेटिक एनर्जी बताना सर। स्लाइड नंबर 12 1 पे, 12 यहाँ पर 12 पर। अब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या थी? हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। यही तो थी, यही तो थी। हाँ बोलो तो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। जैसे जी ऐसा करो, थीटा की जगह थीटा माइनस पाई माइनस थीटा लगा दो, और r की जगह l लगा दो, बाकी सब वही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर। ओके चलो बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।